बात सत्ता के सेमीफाइनल की। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के ऐलान के बाद से चुनावी दलों ने ताल ठोकना शुरू कर दिया है। सभी दल 7 सीटों को जहां जीतने का दम भर रहे हैं, पर सत्ता पर काबिज बीजेपी किसी को भी सेंधमारी का मौका देना नहीं चाहती। 3 नवंबर को 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके लिए सभी दलों ने, योद्धाओं ने अपनी तैयारी कर ली है, प्रचार भी शुरू कर दिया है। सब जानते हैं कि यूपी में 22 के दंगल से पहले 20 का ये उपचुनाव सभी दलों की परीक्षा के साथ ही 22 का सेमीफाइनल भी है। सात सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव को लेकर हर दल ने कमर कस ली है और इस उपचुनाव के संग्राम को जीतने के लिए सबने अपने अपने सियासी योद्धाओं को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। सत्ता का सेमीफाइनल, छिड़ गया महासंग्राम, 7 सीटों का इम्तिहान, उपचुनाव का घमासान। उत्तर प्रदेश हमेशा ही चुनावी मोड पर रहता है और जब बात चुनावों की हो तो सियासी योद्धा चुनावी मैदान में दमखम के साथ ताल ठोकते नजर आते हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में खाली 8 विधानसभा सीटों पर सभी दलों की निगाहें काफी दिनों से लगी हुई थी, पर चुनाव आयोग ने 29 सितंबर को केवल 7 सीटों पर ही उपचुनाव का ऐलान किया। रामपुर की स्वार सीट पर चुनाव का ऐलान नहीं किया गया। चुनाव के ऐलान होने के साथ ही सभी दलों ने जिताऊ प्रत्याशियों के साथ साथ जातिगत समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार अपनी ताकत का एहसास करा रही हैं, तो वहीं उपचुनाव से दूरी बनाए रखने का इतिहास सजोने वाली बीएसपी भी इस बार उपचुनाव के मैदान में ताल ठोक रही है। इन 7 सीटों के उपचुनाव के वर्ल्ड कप में अगर भारतीय जनता पार्टी टीम इंडिया है तो बसपा भी ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं है। उसे पता है कि कैसे अपने विपक्षी पार्टियों को पटखनी दी जाती है। आइए आपको बताते हैं कौन कौन सी 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। टूंडला, बुलंदशहर, नौगावा सादात, घाटमपुर, बांगरमऊ, देवरिया सदर और मलहनी। यह उपचुनाव बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए सबसे अहम है, क्योंकि जिन 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें से 6 सीटें बीजेपी के पास थीं, तो वहीं 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। उत्तर प्रदेश की सियासत में 4 बार सत्तारूढ़ रहने वाले दल यानी समाजवादी पार्टी के लिए यह उपचुनाव किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। आइए अब ये जानते हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त इन 7 सीटों पर कौन प्रत्याशी विजयी हुए थे और वो किस पार्टी से थे। टूंडला सीट पर बीजेपी से एसपी बघेल ने जीत हासिल की थी। बुलंदशहर से बीजेपी के वीरेंद्र सिरोही जीते थे। अमरोहा के नौगावा सादात से बीजेपी के चेतन चौहान ने जीत हासिल की थी। वहीं घाटमपुर से बीजेपी की कमला रानी वरुण ने जीत हासिल की थी। बांगरमऊ सीट से बीजेपी के कुलदीप सेंगर विजयी हुए थे। देवरिया सदर से बीजेपी के जन्मेजय सिंह ने जीत हासिल की थी। वहीं मलहनी सीट से समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव जीत हासिल किए थे। 7 विधानसभा सीटों में से 6 सीटों पर काबिज रही बीजेपी ने निचले स्तर के नेताओं से लेकर मंत्रियों के ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। इस उपचुनाव में बीजेपी की गंभीरता को वो दौरे बयां कर रहे हैं। एक तरफ खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, वहीं हाईटेक तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं। जौनपुर और उन्नाव में सीएम का दौरा हो चुका है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार रसातल में जाती कांग्रेस भी उपचुनाव के जरिए अपने सियासी अस्तित्व को बचाने और बनाए रखने की लड़ाई लड़ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले फिरोजाबाद की सीट है टूंडला। वहीं बुलंदशहर की सीट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही आती है और अमरोहा की नौगावा सादात सीट भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। अगर बात सेंट्रल यूपी की जाए तो कानपुर नगर की घाटमपुर सीट है और उन्नाव की बांगरमऊ सीट। ईस्ट यूपी की अगर बात करें तो जौनपुर की मलहनी और देवरिया की देवरिया सदर सीट है। आइए अब ये समझते हैं कि आखिर वो क्या कारण है कि ये उपचुनाव कई मायनों में अहम हो जाता है और किस किस की भूमिका तय करने के साथ ही इम्तिहान वाला होने वाला है। दरअसल ये उपचुनाव बेहद खास है। पहली बार उपचुनाव में बीएसपी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार रही है। साथ ही साथ प्रियंका वाड्रा की नई टीम का भी ये पहला टेस्ट है। इस बार के उपचुनाव में मुद्दों की भरमार है। सीएम योगी के विकास कार्यों की परीक्षा भी ये उपचुनाव होने वाला है। साथ ही साथ 2022 के सियासी दंगल से पहले इसे एक सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल इस उपचुनाव को लेकर हर दल ने कमर कस ली है
और इस उपचुनाव के संग्राम को जीतने के लिए अपने अपने सियासी योद्धाओं को मैदान में उतारना भी शुरू कर दिया है। अब सबको इंतजार है 3 नवंबर का, जब जनता अपने मत का प्रयोग करके प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला करेगी। टीम न्यूज़ 18। और सत्ता के सेमीफाइनल पर बात करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ रहे हैं। घाटमपुर से श्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्नाव से अमित गंजू, टुंडला से अनामिका, देवरिया से रामगोपाल द्विवेदी, मल्हनी से उपेंद्र द्विवेदी और बुलंदशहर शहर से प्रीति हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो वहीं नागांव से शिवोम शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, पहले आपका रुख करना चाहेंगे, 7 में से एक ऐसी सीट जिन 6 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से एक ऐसी सीट जहां पर एसपी के विधायक रहे, यानी कि जो एसपी के कब्जे में रही, अब वहां पर इस सेमीफाइनल से पहले क्या हलचल है, क्या देखा है आपने, क्या भापा है? देखिए, फिलहाल जो मल्हनी की फिजा है वहाँ पर जो सियासी जो धमक है, सियासी हलचल है, वो पूरी तरीके से सुनाई दे रही है। ये सीट समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रहे पारसनाथ यादव के निधन के बाद खाली हुई है। तो समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक मर्यादा के तहत उनके बेटे लकी यादव को मैदान में उतारा है और उसको विश्वास है कि वो एक बार फिर अपने पुराने समीकरण पर जीत हासिल करेगी। भाजपा ने यहाँ पर पूर्व छात्र नेता मनोज सिंह को यहाँ से मैदान में उतारा है, नई उम्र के प्रत्याशी को उतारा है। उसको उम्मीद है कि नए जोश के साथ जो सीएम योगी आदित्यनाथ के विकास का जो मसौदा है उस पर वो जीत हासिल करेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस की जो टिकट है वो राकेश मिश्रा को गई है। हालांकि चुनाव जब तक टिकट घोषित नहीं हो रही थी उससे कुछ दिन पहले तक धनंजय सिंह जो पूर्व सांसद है जौनपुर के और जो बाहुबली छवि के नेता हैं, उनकी ये मानी जा रही थी कि वो कांग्रेस से इस सीट पर मैदान में उतर भी सकते हैं। चूंकि जो पिछला चुनाव था उस पर जो पारसनाथ यादव थे उनको करीबन 69,000 वोट मिले थे और खुद धनंजय सिंह इसी सीट से खड़े हुए थे और निर्दल उस समय वो निषाद पार्टी से खड़े हुए थे और उनको करीब जो है 48,000 वोट मिले थे। तो 20,000 वोटों का मामूली सा अंतर था। तो ऐसे में माना जा रहा था कि हो सकता है कि कांग्रेस इस बार जो है धनंजय सिंह को मैदान में उतार दे। तो यह परीक्षा धनंजय सिंह के अपने रसूख की भी है, जो जौनपुर में देखा जाता रहा है कि क्या इस बार मल्हनी में वो जो निर्दल के रूप में जब फिर चुनाव में उतर रहे हैं उपचुनाव में, तो क्या इस बार उन्हें जीत मिलेगी। तीसरी ओर हम बात करते हैं कांग्रेस की 1989 तक ये सीट 6 बार से कांग्रेस के पास रही है, 6 बार से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन 89 के बाद कांग्रेस ने यहाँ जीत का खाता नहीं खोल पाया। अंतिम बार अरुण कुमार सिंह मुन्ना यहाँ से जीते थे। तो कांग्रेस भी अपनी परंपरागत सीट को जीतने की सब अपना दमखम लगा रहे हैं, बाजी कौन मारेगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। हमारे साथ बाकी सहयोगी भी जुड़े हुए हैं लगातार। घाटमपुर चल लेते हैं, श्याम तिवारी जुड़े हुए हैं। श्याम, घाटमपुर सीट मंत्री कमला रानी वरुण के निधन के बाद एक खाली हुई, अब वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, जिस तरीके से सीट खाली हुई है, आपको बता दें कि यहाँ पर ये सुरक्षित सीट है और इसको लेकर के काफ़ी हलचल महसूस की जा रही थी। सभी पार्टियों के जो टिकट हैं वो घोषित किए जा चुके हैं, प्रमुख पार्टियों के। भाजपा के टिकट का इंतजार हो रहा था तो उपेंद्र पासवान को यहाँ से टिकट दिया गया है। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं और तमाम लोगों को उम्मीद ये थी कि जो कमला वरुण है उनकी बेटी को टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन उपेंद्र पासवान भी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 2012 में और 2017 में भी टिकट के लिए दावेदारी यहाँ से की थी, लेकिन उस समय इनको टिकट नहीं मिल सका। तो उसके बाद इनको 2017 में अति पिछड़ा वर्ग है और जो उसका एक प्रतिनिधि बना दिया गया। तो उसके बाद वो राजनीति में लगातार सक्रिय रहे। अगर बात की जाए दूसरे दलों की, तो सपा ने जो 2012 से 2017 तक विधायक रहे हैं इंद्रजीत कोरी, उन पर विश्वास जताया है और उनको एक बार फिर से मैदान पर उतारा है। उसी तरीके से कांग्रेस ने कृपाशंकर को टिकट दिया है और बसपा ने कुलदीप को टिकट दिया है। अगर यहाँ की बात की जाए तो तकरीबन यहाँ पर 3,15,000 वोटर है और सबसे अधिक दलित मतदाता है, जिसकी संख्या 1 लाख के आसपास है। यही वजह है कि सुरक्षित सीट है और यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं और प्रचार चुनाव का यहाँ पर शुरू हो चुका है। टुंडला चल लेते हैं, अनामिका जुड़ी हुई है। अनामिका, टुंडला के समीकरण क्या कह रहे हैं?
टिकट का बंटवारा किया है। पहले तो इस पे गौर कर लेते हैं। 6 सीटें जहां पर बीजेपी का कब्जा रहा है, उसमें से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है। 4 जगह ऐसी हैं जहां पे पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया है। टुंडला भी इसी में शामिल होता है। टुंडला में प्रेमपाल धनगर को टिकट दिया गया है पार्टी की ओर से। प्रेमपाल धनगर हालांकि रहने वाले तो मूलतः एटा के हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र उनका टुंडला रहा है और वो पार्टी के लिए अलग अलग भूमिकाओं में काम करते रहे हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण यह भी है कि समाजवादी पार्टी ने भी धनगर समाज के व्यक्ति को ही टिकट दिया है। बसपा की ओर से भी टिकट तय नहीं किया गया कि किसको दिया जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि धनगर समाज की जो जनसंख्या है यहाँ पे वो काफी ज्यादा है। 50,000 के आसपास ही माना जाता है कि धनगर समाज के लोग हैं और अच्छे खासे वोटर हैं। इसके अलावा वैश्य समाज के, ब्राह्मण समाज के, मौर्य समाज के लोगों की संख्या भी वहां पे ज्यादा है, जो बीजेपी के वोटर माने जाते रहे हैं। तो बीजेपी ने इस बार जो स्ट्रैटेजी के तहत जो टिकट दिया है उसमें यह माना जा रहा है कि धनगर समाज, ब्राह्मण, वैश्य और मौर्य की जो जातिगत आंकड़ा है उसको देखते हुए टिकट दिया गया है। इसके अलावा ये जो सीट रही है बीजेपी के कब्जे में रही है। एसपी सिंह बघेल जो यहां से पहले विधायक रहे, फिर सरकार में मंत्री भी रहे, पशुपालन विभाग था उनके पास, बाद में 2019 में वो सांसद बन गए और वो सीट खाली हो गई। पहले ये माना जा रहा था कि एसपी सिंह बघेल के परिवार के किसी सदस्य को टिकट दिया जाएगा, लेकिन बाद में पार्टी के कार्यकर्ता को मौका दिया गया। समाजवादी पार्टी की ओर से एक बड़ा दांव ये खेला गया है कि जिस धनगर समाज के व्यक्ति को बीजेपी ने टिकट दिया है, उसी धनगर समाज के एक व्यक्ति को सपा ने भी टिकट दिया, यानी कि जो इस बार टक्कर होगी वो कांटे की होगी। बिल्कुल। लेकिन बसपा के चुनावी मैदान में आ जाने के बाद से ये जरूर देखना दिलचस्प होगा कि बसपा कितने वोट यहां पर समेट पाती है और तगड़ा मुकाबला दे पाती है समाजवादी पार्टी को और बीजेपी को। जी, नौगांव का रुख कर लेते हैं। शिवोम शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नौगांव से। शिवोम, चेतन चौहान के निधन के बाद नौगांव सादात में समीकरण कितने बदले हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? शिवोम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं, प्रीति के पास चलते हैं। प्रीति, बुलंदशहर में क्या हलचल देखी है अब तक आपने? बिल्कुल अपर्णा, मैं बता दूं कि इस बार बुलंदशहर का जो चुनाव है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस बार बुलंदशहर में जो यहाँ के विधायक थे वीरेंद्र सिरोही जी, उनका निधन के बाद उनकी पत्नी को मौका दिया गया है, उषा सिरोही जी को। लेकिन यहाँ पर उनके बेटों को लेकर भी माथापच्ची थी। पहले ये कहा जा रहा था कि उनके जो 2 बेटे हैं उनमें से किसी को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनकी पत्नी को भाजपा ने मौका दिया है। और साथ ही यहाँ पर अगर मैं बात करूं भाजपा के टक्कर की बात, तो भाजपा की जो सीधी टक्कर होने वाली है वो बसपा से होने वाली है। बसपा के जो उम्मीदवार हैं वो हाजी यूनुस, जो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनके जो भाई थे हाजी अलीम, वो पिछली 2 बार से विधायक यहाँ बुलंदशहर के रहे हैं, 2005 और 2012 में। तो ये कह सकते हैं कि जो कड़ी जो टक्कर होगी वो बसपा और भाजपा के बीच में होगी। जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 लाख के लगभग यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं। बाकी जो अलग अलग जाति के जो वोटर हैं, ब्राह्मण हैं, जाट हैं, वो पूरे कुल मिला के अलग हैं, लेकिन एक जो बड़ा वर्ग है वो मुस्लिम्स का है। मतलब 1 लाख वोटर मुस्लिम्स के हैं। कुल अगर वोटों की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 3,90,000 के लगभग कुल वोटर हैं, जिसमें से 2,70,000 जो वोटर हैं वो पुरुष हैं और 1,80,000 के लगभग जो महिलाएं हैं। साथ ही यहाँ पर ठीक है प्रीति, उन्नाव का भी रुख कर लेते हैं। वहां का हाल बताने के लिए अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, उन्नाव में अब तक क्या वहां पर सियासी सरगर्मियां आपने देखी है, क्या रुझान देख पा रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा उन्नाव की सीट इस बाई इलेक्शंस में सबसे बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह आज से कुछ वर्ष पूर्व इस सीट को शायद लोग ये जानते थे कि बांगरमऊ उन्नाव की सीट है, मगर कुलदीप सेंगर के प्रकरण के बाद पूरा भारत की नजरें इस सीट पर टिकी हुई हैं, खासकर वो लोग जो इसके वोटर नहीं भी हैं। अब एक एक करके सबने अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कल शाम को जो लिस्ट निकाली, उसमें यहाँ श्रीकांत कटियार को अपना प्रत्याशी बनाया, जो 2007 में कबीरपुर में जिलाध्यक्ष रहे। वहीं अगर बहुजन समाज पार्टी की बात किया तो उन्होंने महेश पाल को बनाया। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो आरती वाजपेयी को, और अब से आधे घंटे पहले सुरेश पाल का नाम समाजवादी पार्टी से लाया है। इस अगर पूरे समीकरण को देखा जाए तो पहले बसपा, फिर उसके बाद बदलू खान सपा से, फिर उसके बाद कुलदीप सेंगर, और अब
सबकी नजरें वहां टिकी, क्योंकि वहां जाति समीकरण का एक बहुत बड़ा बोलबाला है। क्योंकि अगर पूरे ओवरऑल इस पूरे वोटर्स को देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या एससी वोटर्स की वहां मानी जाती है, जो 60,000 को क्रॉस करती है। उसके बाद मुस्लिम वोटर्स हैं 40,000, अगर हम ठाकुरों की बात किया तो 38,000, ब्राह्मण्स की बात किया 28,760 है। यानी हर जात का व्यक्ति अपना फैक्टर बनाया। अब क्योंकि कुलदीप सेंगर के बाद तमाम प्रयास किए गए कि ठाकुर कैंडिडेट को लगाया जाए, क्योंकि ठाकुर श्रवण कास्ट के बहुत ज्यादा है। अब सबकी नजरें टिकी हैं कि जिस तारीख को वोटिंग होगी और अब जब 3 तारीख होगा को तो क्या कौन रिजल्ट प्रत्याशी रहेगा, भर के वहां किसके से आता है, नाम किन पर मुद्दों बटन को दबाती लेके, है क्योंकि जनता, हर वो व्यक्ति देखना ने दिलचस्प रहेगा। देवरिया से रामगोपाल द्विवेदी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। देवरिया में क्या हाल है रामगोपाल? देवरिया का जो उपचुनाव हो रहा है वो सबसे हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पे देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो अभी तक सपा, बसपा और कांग्रेस ने तीनों ने ब्राह्मण प्रत्याशियों पे दांव आजमाया है। भाजपा अभी ये तय नहीं कर पा रही है कि किसको टिकट दिया जाए, चूंकि जो जन्मेंजय सिंह है उनके परिजनों को टिकट दिया जाए या किसी बाहरी को लड़ाया जाए। लेकिन चूंकि वो एक ऐसी सीट है जहां पे ब्राह्मण मतदाता अच्छी खासी संख्या में है, तो इस कारण जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से ब्राह्मणों पे फोकस किए हुए है। और इसी कारण कुशीनगर के जनपद के रहने वाले ब्रह्मशंकर तिवारी को सपा लाके यहाँ से देवरिया सदर से चुनाव लड़ा रही है। लेकिन जैसे ही प्रत्याशी घोषित करने की बारी आई, जैसे ही ब्रह्मशंकर का नाम चला, वैसे ही एक ऑडियो वायरल हो गया। वहां पे जेपी जायसवाल जो पूर्व एमएलसी हैं उनका एक ऑडियो वायरल होता है और समाजवादी पार्टी में घमासान मच जाता है। इसी तरीके से कांग्रेस में वहां पे घमासान मचा हुआ। और अगर भाजपा अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पा रही है तो कहीं ना कहीं अंदर खाने भाजपा में भी बहुत कुछ चल रहा है। यानी कि जो 3 बड़ी पार्टियां हैं उन तीनों में अंदरूनी घमासान अभी देवरिया सीट को लेकर चल रहा है। भले ही सपा और कांग्रेस के प्रत्याशी आ गए, कांग्रेस में तो मारपीट तक की नौबत आ गई, मुकदमा दर्ज हो गया। और सपा में ब्रह्मशंकर को जाके लखनऊ में अखिलेश यादव से मिलना पड़ा, वहां कहना पड़ा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। लेकिन अब चुनाव कैसे लड़ा जाएगा जब टिकट मिलने से पहले ही वहां पे फूट हो गई है, ये देखना दिलचस्प होगा। और भारतीय जनता पार्टी अब किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी? क्या पिछली बार ओबीसी जन्मेंजय सिंह ओबीसी कोटे से आते थे, क्या ओबीसी कोटा खेला जाएगा या फिर किसी ब्राह्मण को टिकट दिया जाएगा? इस पे भी अभी भारतीय जनता पार्टी मंथन कर रही है। और चूंकि वो ब्राह्मण बहुल सीट है, एक संदेश देने की भी कोशिश है, तो अब बहुत कुछ बीजेपी के प्रत्याशी पे निर्भर करेगा कि वो किस पे अपना दांव जुड़ते हैं हमारे साथ। शिवम, वहां पर मुकाबला कितना टाइट दिख रहा है? जी मैं आपको बता दूं, चुनाव का बच चुका है। यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने जुटी हैं। इसमें देखा जाए तो 2012 में इसका परिसमन हुआ था सीट का, नौगामा सदा सीट पर, जो बसपा में और सपा में टक्कर रही थी। 2012 में चुनाव जीते थे, सपा सीट पर अशफाक अली विधायक बने थे। उसके बाद 2017 में चुनाव होता है। चुनाव होते हैं, चेतन चौहान पर मैदान में उतारा जाता है, बीजेपी ने मैदान में उतारती है चेतन चौहान को। 2017 में 20,000 वोटों से सपा को सिद्ध देने के बाद उसे हरा दिया जाता, उन्हें मात दी गई। वो 20,000 वोट 500 वोटों से उन्हें जीत हासिल की। इसके बाद अब कोरोना काल में उनकी चेतन चौहान की मृत्यु हो गई है। अब उनकी पत्नी को बीजेपी ने चेहरा उतारा है, अब चुनाव मैदान में उतर गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी का। यहाँ तैयारियां क्या चल रही हैं, क्या समीकरण बने हुए हैं, उनका हाल बताने के लिए फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक ले, जल्द लौटते हैं। नेशनल न्यूज चैनल